अध्याय 1 आई के एक्सेस भाग 1। वो एक घायल दुनिया को ठीक करती है के पात्रों में से एक माइनस आई के एक्सेस। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक मामूली चरित्र था। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो लगभग 300 अध्यायों में ही दिखाई दिया था और उसकी प्रत्येक उपस्थिति चरित्र रीना रोगेलिया के विवरण से जुड़ी हुई थी। सेटिंग के संदर्भ में वो एस्ट्रिया साम्राज्य के एक ड्यूक के घराने एक्सेस परिवार का दूसरा पुत्र था जिसने कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया। वो रीना रोगेलिया का बचपन का दोस्त भी था जो ड्यूक ऑफ रोगेलिया की सबसे बड़ी बेटी थी। सटीक रूप से कहें तो उनके परिवारों ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके रिश्ते की व्यवस्था की थी, लेकिन कहा जाता था कि वे आपस में अच्छी तरह से घुल मिल गए थे जब तक कि रीना महिला प्रधान के साथ उलझ नहीं गई। आईके अपने सीधे व्यक्तित्व और न्याय की मजबूत भावना के साथ पहली बार तब दिखाई दिया जब उसने रीना को नायिका को धमकाने से रोका। उसकी दूसरी उपस्थिति में उसने रीना को अपना अभिमान निगलने और अपनी व्यर्थ नाराजगी को छोड़ने की सलाह दी। तीसरी बार नायिका की असली पहचान सामने आने के बाद उसे आखिरी बार तब दूर जाते हुए देखा गया जब रीना अकेली खड़ी थी। उसके संक्षिप्त चरित्र विवरण का उल्लेख केवल नायिका और क्राउन प्रिंस के बीच एक बातचीत में किया गया था और वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया। हर तरह से यह एक मामूली चरित्र के लिए एक उपयुक्त भूमिका थी। फिर भी अपने व्यक्तित्व और भूमिका के कारण सीमित स्क्रीन टाइम के बावजूद वो आश्चर्यजनक रूप से लोकप्रिय था। और अब वही आई के एक्सेस मैं था। तुम सच में क्राउन प्रिंस से सगाई कर रही हो? हाँ, रीना ने ठंडी आंखों से मेरी ओर देखा, जिससे मुझे उसके शब्दों को कई बार अपने मन में दोहराना पड़ा। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उपन्यास में चित्रित की गई थी, अलग थलग, आत्मविश्वास से भरी और अछूत। ये समझना आसान था कि क्यों उसकी हल्की आलोचना भी पाठकों को धमकाने जैसी लगती थी। अगले महीने शाही महल की गेंद में आधिकारिक घोषणा की जाएगी, उसने जारी रखा। तुम्हें आखिरकार पता चल ही जाता, लेकिन चूंकि मुझे पहले से ही पता है इसलिए मैं तुम्हें पहले से बताना चाहती थी। क्या तुम इससे ठीक हो? मेरा पूछने का इरादा नहीं था, लेकिन शब्द स्वाभाविक रूप से निकल गए। तुम्हारा क्या मतलब है? रीना ने थोड़ा सिर झुकाया, जैसे कि मेरा सवाल अप्रत्याशित था। तुम यह भी नहीं जानती कि वह वास्तव में कौन है, नहीं वह किस तरह का व्यक्ति होगा। क्या तुम सच में इस तरह अपना भविष्य तय किए जाने से ठीक हो? मुझे पहले से ही पता था कि इसका अंत कैसे होगा। एक बार क्राउन प्रिंस के साथ उसकी सगाई पक्की हो जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख उसे ही होगा। ये जानकर मैंने सच्ची चिंता से पूछा। रीना ने एक पल के लिए भौहें सिकोड़ी, फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। एक व्यवस्थित विवाह एक कुलीन का कर्तव्य है, उसने दृढ़ता से कहा। निश्चित रूप से दूसरे बेटों और बेटियों को इस संबंध में अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन अंत में हमारे परिवार की शक्ति बनाए रखने के लिए हम जैसे लोगों का किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से शादी करना स्वाभाविक है। मेरे माता पिता का विवाह भी व्यवस्थित था, यही कुलीनता का तरीका है। तो तुम कह रही हो कि तुम इससे ठीक हो? मैं उसे सब कुछ बताना चाहता था। मैं उसे चेतावनी देना चाहता था कि अंततः उसे त्याग दिया जाएगा और अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मैं चाहता था कि वह उस वास्तविकता को समझे जिसमें वो प्रवेश कर रही थी, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कह सका। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, उसने दोहराया। एक कुलीन का व्यवस्थित विवाह एक कर्तव्य है, व्यक्तिगत भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। उसने ऐसे कहा जैसे उसने पहले ही इस भाग्य के आगे घुटने टेक दिए हों। इसके अलावा उसने आगे कहा, क्राउन प्रिंस को साम्राज्य के इतिहास के सबसे महान प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। उनसे शादी करना एक सम्मान की बात होनी चाहिए। यही हर कुलीन परिवार की इच्छा है। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या जवाब दूं। खैर, मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, उसने एक पल बाद कहा। तुम्हारे बोलने का तरीका अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमेशा की तरह मेरी चिंता कर रही हो। और फिर वो मुस्कुराई। यह हल्की थी, मुश्किल से ध्यान देने योग्य, लेकिन ये वहाँ थी। जिस रीना रोगेलिया को मैं जानता था वो मुस्कुराने वाली चरित्र नहीं थी। वो हमेशा ठंडी, हमेशा शांत रहती थी। उसकी अपनी कहानी में भी उसकी अभिव्यक्ति को उदासीन के अलावा कुछ और नहीं बताया गया था। वो किसी से भी ज्यादा खुशी चाहती थी, फिर भी खुशी कभी भी एक ऐसी भावना नहीं थी जिसे उसे रखने की अनुमति थी। लेकिन इस पल वो मुस्कुराई और ये चकाचौंध भरी थी। धन्यवाद। मुझे पता था कि वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो सच में खुश थी। ये एक छोटी कड़वी मुस्कान थी, मेरी चिंता को कम करने के लिए। फिर भी इसके बावजूद ये उज्ज्वल थी, सुंदर।
बिना एहसास के मैं उस पल में खो गया। वे कहते हैं कि जो पहले प्यार में पड़ता है वो हार जाता है। अगर यह सच था तो मैं रीना से बहुत पहले हार गया था। वो पहली चरित्र थी जिसकी मैंने वास्तव में परवाह की थी। उसकी कहानी पढ़ने से मुझे अतीत में अपने संघर्षों को सहने में मदद मिली थी। हाँ, वो कारण थी कि मैं आगे बढ़ता रहा और अब मेरी बारी थी एहसान चुकाने की। रीना रोगेलिया के लिए मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां वो खुश रह सके, और अगर ये मेरी शक्ति के भीतर था माइनस, तो मैं इसे करके दिखाऊंगा। इस दुनिया में आने के बाद मैंने यही पहला लक्ष्य निर्धारित किया था। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद मैंने सबसे पहले इस दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानता था उसे व्यवस्थित किया। मुझे आखिरी बार वो एक घायल दुनिया को ठीक करती है पढ़े हुए कई साल हो गए थे और मेरी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन ये मुझे रोकने वाला नहीं था। क्राउन प्रिंस और नायिका बुरे लोग नहीं हैं। हालांकि उन्होंने रीना के पतन में भूमिका निभाई थी, लेकिन अंत में उन्होंने ही दुनिया को बचाया था। इसका मतलब था कि वे कहानी के लिए आवश्यक थे। सबसे बढ़कर नायिका ने हमेशा रीना को समझने की कोशिश की थी। जब दुनिया उसके खिलाफ हो गई तो वो उन कुछ लोगों में से एक थी जिसने ऐसा नहीं किया। उनसे लड़ने का कोई कारण नहीं था और आईके की भूमिका रीना के अकेलेपन पर जोर देना था। लेकिन क्या मैं सच में उस भूमिका का पालन करूंगा? नहीं, मैं बस एक ऐसा भविष्य चाहता था जहां रीना खुश रह सके। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो और कुछ मायने नहीं रखता। मेरे पास जो ज्ञान है उससे मैं क्या कर सकता हूँ? ये वो सवाल था जिसका मुझे जवाब देना था। कहानी जारी रहेगी।